I thank you, sir. श्री राधा मोहन सिंह। आज़ादी के बाद पहला रेल बजट डॉक्टर जान मथाई साहब ने रखा था। इसके पहले 80 बार बजट रखे जा चुके हैं। 21वां बजट है ये। महोदय, बजट भाषण के बाद हम में से अधिकतर लोग टेलीविज़न देखना शुरू किया था कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही। तो मैंने 2 प्रतिक्रिया जो सुनी उसको ज़्यादा ध्यान में रखा। उस समय जो माननीय रेल मंत्री जी थे उन्होंने कहा, उस समय के रेल मंत्री जी जो बजट रखने के समय उन्होंने कहा कि मैंने रेलवे को आईसीयू से निकाला है। और दूसरे जो एक पूर्व रेल मंत्री थे उन्होंने कहा उन्होंने रेल को सूखी गाय करार दिया जो न दूध दे सकती है और न बछड़ा दे सकती है। जो माननीय मंत्री जी जिन्होंने बजट रखा उनकी जो प्रतिक्रिया थी कि आईसीयू से निकाला है, ये तो बजट पर चर्चा हो रही है उसमें स्पष्ट होगा। लेकिन जिस माननीय रेल मंत्री जी ने कहा कि रेलवे सूखी गाय हो गई है, अब न दूध दे सकती है न बछड़ा दे सकती है, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से रेलवे में घोषणाओं की एक झड़ी लगी, उसका जो शोषण और दोहन हुआ, स्वाभाविक रूप से वो गाय एक प्रकार से बांझ हो गई, बीमार हो गई और आईसीयू में भर्ती हो गई। लेकिन बीमार हो गई, आईसीयू में भर्ती हो गई। और 2 जो रिपोर्ट माननीय मंत्री जी बजट बनाने के पहले 2 कमेटी बनाए थे और 2 जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में भी साफ साफ उल्लेख है कि रेलवे कंगाली के कगार पर खड़ा है, रेलवे की बहुत दुर्गति हो चुकी है। रेल मंत्री जी का ये कहना कि आईसीयू में भर्ती था और 2 कमेटियों का रिपोर्ट कि रेलवे की हालत जर्जर है। अब पूरा देश के लोग और हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेवार है। 8 वर्ष के अंदर 8 वर्ष के अंदर वो रेल मंत्री थे जो कहते हैं कि ये सूखी गाय हो गई है, जिनको हम लोग मैनेजमेंट गुरु कहते थे और स्वयं भी कहते थे, और जिन्होंने कहा था कि हमने खजाना मालोमाल कर दिया। और उसके बाद फिर माननीय ममता जी है। अब ये रेलवे की जो ये दुर्दशा हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं समझता हूं कि माननीय जिस मंत्री जी ने रेल बजट रखा वो भी यदि आज होते तो इसका उत्तर नहीं दे पाते, और जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं वो भी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन पूरा देश जानता है कि रेलवे की इस दुर्दशा का कारण, एकमात्र कारण यूपीए की सरकार। जिस प्रकार से जो घोषणाओं की झड़ी लगती है और जिस प्रकार से इस बार भी बड़ी बड़ी घोषणाओं के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधाओं का सपना दिखाया गया, लेकिन इसके लिए सिर्फ 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई। अब जितनी घोषणाएं की गई है उसके मुकाबले यह राशि बहुत कम है। अब पिछले वर्ष 1000 किलोमीटर नई लाइनों का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वह लगभग 30% लक्ष्य को ही पूरा नहीं कर सकी। इस बार के रेल बजट में नई लाइनों के निर्माण के लिए 6872 करोड़ रुपया का खर्च प्रस्तावित है, जबकि पूर्ववर्ती रेल वर्ष के रेल बजट में 9583 करोड़ रुपये था। अब बजट भाषण में रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें की गई है, किंतु इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। वित्तीय सत्र 2012-13 के लिए 60,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल 2.5 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय मदद लेने का प्रस्ताव है। अभी 60,000 करोड़ रुपये को 5 से गुना करें तो यह रकम कुल सरकारी मदद से ज़्यादा हो जाएगी। कुल आवंटित बजट के 24,000 करोड़ रुपये सकल बजटीय सहायता के रूप में होंगे। 2,000 करोड़ रुपये रेलवे सुरक्षा कोष,
एवं 18,050 करोड़ आंतरिक संग्रहण के माध्यम से होंगे। ऐसे में देखें तो पहले साल में ही रेलवे की सूरत आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे एवं मानव रहित फाटक हटाने संबंधी कामकाज अधूरे रह जाएंगे। पहले वर्ष के लिए जो योजना है वो अधूरा रह जाएगा और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जितनी लंबी चौड़ी अच्छी लगने वाली बातें बजट में कही गई है, नतीजे वैसे नहीं दिख रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने बजट में कहा कि पटरियों पर हादसे न हो, ये हमारा लक्ष्य है। उस बजट में कि पटरियों पर हादसे न हो, ये हमारा लक्ष्य है। आखिरकार रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण बना देने भर से क्या होगा? कालेलकर समिति का यह भी कहना है कि पुरानी पटरियों पर अधिक बोझ न डाली जाए, परंतु सरकार ने तो इस बात का भी ध्यान नहीं रखा। न तो इन पटरियों पर चलने वाली रेलगाड़ियों में कमी की गई और न ही उनके फेरे कम किए गए। 75 नई एक्सप्रेस गाड़ियां, 25 पैसेंजर ट्रेनों को बढ़ाने का ऐलान किया गया। महोदय, रेलवे में कई संगठनों को भी बनाने का इस बार प्रस्ताव आया है। सुरक्षा के लिए स्वायत्त रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण, विकास के लिए रेलवे रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल, रेलवे स्टेशनों के आधुनिक बनाने के लिए कमेटी, सफाई के लिए अलग हाउसकीपिंग बॉडी वगैरह वगैरह, इस प्रकार की कई कमेटी बनाने की घोषणा की गई है। जबकि पहले से इंडियन रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी इन कामों को संभाल रही है। पित्रोदा समिति की रिपोर्ट की काफ़ी चर्चा हो रही है। इस समिति ने रेल के आधुनिकीकरण के लिए आगामी योजना यानी 2012 से 17 में 8 लाख करोड़ की जरूरत बताई, जिनमें 1.10 लाख करोड़ रुपये तो सिर्फ स्टेशनों एवं टर्मिनलों को आधुनिक बनाने पर खर्च होने की बात कही गई है। भारतीय रेलवे अपने दम पर सिर्फ 2 लाख करोड़ जुटा सकती है। शेष राशि कहां से जुटाई जाएगी, इसका रोड मैप भी अभी साफ नहीं किया गया है। इसके साथ साथ यह भी देखना होगा कि पिछले 2 वर्षों में आधुनिकीकरण के नाम पर उठाए गए उपायों पर हमने क्या किया। मधेपुरा और मढ़ौरा में बिजली एवं डीजल बनाने के कारखाने लगाने की योजना 6 वर्षों से फाइलों में पड़ी हुई है और निवर्तमान रेल मंत्री जी ममता बनर्जी जी का विजन 2020 भी धूल खा रहा है। महोदय, रेल मंत्री जी ने बताया अपने बजट में 820 नई चीजें शुरू करने की घोषणा की। 820 नई चीजें शुरू करेंगे। अच्छा रहता कि इसकी जगह वे यह बताते कि पिछली बजट में जो घोषणाएं हुई थी उसमें कितना लागू हुई और कितनी अधूरी। 132 नई ट्रेन चलाने की घोषणा की गई थी, 63 ट्रेनें चल पाई। हर साल बजट में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनाने की बात होती है। महोदय, जो किराए बढ़ाए गए हैं, जो सामान्य लोगों के लिए किराए बढ़े हैं, अभी चर्चा हो रही थी, माननीय सदस्य एक बता रहे थे कि इससे आमदनी सिर्फ 4,000 करोड़ रुपये की हो, जबकि हम 76,000 करोड़ के घोटाले कर रहे हैं, जबकि हम 1,70,000 करोड़ के घोटाले कर रहे हैं। हमारे एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि वेलफेयर स्टेट है हमारा, जन कल्याणकारी राज्य। अब जन कल्याणकारी राज्य में 1,70,000 का हम घोटाला कर सकते हैं, लेकिन 4,000 करोड़ रुपये के बोझ हम आम आदमी पर डाल सकते हैं। अब ये निश्चित रूप से आश्चर्य में डालने वाला है, ये गरीबों को परेशान करने वाला है। आम आदमी अब दिल्ली, बंबई, चेन्नई, इन शहरों में, कलकत्ता के अंदर जो डेली पैसेंजर हैं, जो वहाँ लोकल ट्रेनों में चलते हैं, 20 दिन का उनका मासिक पास चलता है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें चलते हैं। अब सबके पॉकेट में 48 रुपया महीना में इसका भार पड़ने वाला है। तो मेरी मांग है कि एक तरफ तो महंगाई की मार से पहले से लोग करा रहे हैं, गरीब लोग ज़्यादा करा रहे हैं, अमीर को महंगाई से कोई अंतर नहीं आता। तो गरीब की एक तरफ से महंगाई की मार, गरीब परेशान है, और दूसरे तरफ जब किराए बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनका दर्द बढ़ेगा। इसलिए इस किराए को वापस लेना चाहिए। महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है। अब दिल्ली के अंदर रिंग रेल सेवा के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। इस सेवा को जारी करते समय लक्ष्य था कि 5 लाख यात्री इसका उपयोग करेंगे प्रतिदिन। हालत यह है कि अब 1 साल में 15 लाख भी यात्री उपयोग नहीं कर रहे हैं।
इसके जो स्टेशन 21 स्टेशन बने, आप देखिएगा किसी भी स्टेशन पर अप्रोच रोड नहीं, इसकी 5 सेवाएं समाप्त कर दी गई शनि रविवार, अब सिर्फ 12 सेवाएं, खाली ट्रेन दौड़ती है। अभी धोखे से उसमें कोई पैसेंजर चला गया तो उसमें सुरक्षा का अभाव है और उस स्टेशन पर अप्रोच रोड नहीं है। लोग आस लगाए थे, दिल्ली के लोग आस लगाए थे कि इस बार बजट में इसके सुधार की कोई चर्चा होगी, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं की गई। मुंबई के तरह दिल्ली वासी इसको लोकल ट्रेन लोगों को मिल सके, ये उद्देश्य था। महोदय, ये जो दिल्ली है, नई दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली स्टेशन और आनंद विहार स्टेशन, देश भर के यात्री यहाँ आते जाते हैं। और जो दिल्ली रेल मंडल है, यात्री किराए से कितना भारी टर्न ओवर है इसका, और 10 से 15 लाख यात्री प्रतिदिन इन स्टेशनों पर आते जाते हैं। यात्रियों के हुजूम के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, इसका घोर अभाव है। इस बजट की हालत यह है कि नई दिल्ली स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए 150 करोड़ रुपया चाहिए, जिसे इस बजट में नज़रअंदाज किया गया है। इस बजट में अब जब देखेंगे तो ये लगातार आपको नई दिल्ली के विषय में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात बार बार हो रही थी, कॉमनवेल्थ गेम्स के समय हुआ, और आज ओके प्लीज आज जब प्लीज वाइंड अप। नहीं अध्यक्ष जी, मैं तीसरा वक्ता हूँ, प्लीज वाइंड अप। इस तरह से जो दिल्ली के अंदर जो लाखों यात्री आते हैं उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं है, और आनंद विहार जो टर्मिनल बना उसके विकास के लिए भी इस बार कोई चिंता नहीं की गई है। मैं बिहार से आता हूं महोदय, मैं बिहार से आता हूं, और बिहार के संबंध में हमारे मित्र दिनेश यादव जी ने बहुत सारी बातें रखी है। मैं सिर्फ वहां पर योजनाओं की क्या हालत है आपको 1-2 उदाहरण बताऊंगा, विस्तार में नहीं जाऊंगा। 1969 में समस्तीपुर रेल मंडल स्थापित हुआ उत्तर बिहार के विकास के लिए। ललित नारायण मिश्रा जी थे रेलवे मंत्री। 22 फरवरी 1974 को उन्होंने हसनपुर सकरी लाइन का शिलान्यास किया। 1996 में रामविलास जी ने उसका शिलान्यास किया। 38 वर्ष से उस रेल लाइन को चालू होने की लोग बिहार नहीं महोदय, 2 मिनट हम अपने क्षेत्र की जरा बात कर लें। आपको पता है जननी है वैशाली, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया के अंदर है। सुगौली की संधि इतिहास प्रसिद्ध है, बापू की कर्मभूमि चंपारण, और इसको जोड़ने के लिए हाजीपुर वैशाली सुगौली रेल लाइन की घोषणा हुई, काम भी शुरू हुआ, लेकिन उसकी गति कैसी है उस पर चिंता करना चाहिए, और उसके संबंध में मंत्रालय को तेजी से काम करना चाहिए। नेपाल का प्रवेश द्वार और नेपाल और उत्तर बिहार के लाखों लोगों को संकट से उबारने वाला ये परियोजना आज भी बाट जो रहा है। मढ़ौरा में डीजल इंजन और डालमिया नगर में बोगी और कपलर फैक्ट्री, सोनपुर में नया डेमू सेट, समस्तीपुर में वर्कशॉप लोको सेट का विस्तार, मोकामा और मुजफ्फरपुर बैगन फैक्ट्री को रेलवे की ओर से किया जाना था अधिग्रहण, पटना एवं गया को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाना, पटना जंक्शन के दक्षिणी छोर पर बन रहे रेफरल अस्पताल का निर्माण, इस प्रकार के 52,000 करोड़ की योजनाएं बिहार की आज भी लंबित है। मेरा क्षेत्र है मोतिहारी महोदय, मेरा क्षेत्र है मोतिहारी, और मोतिहारी मैंने पहले भी कहा कि महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। 4 रेलवे स्टेशन मेरे यहाँ है, मेहसी, चकिया, पिपरा, जूधारा। कोई भी यात्री जब स्टेशन से उतरता है, प्लेटफार्म से बाहर निकलता है, तो उसका स्वागत कौन करता है? गंदगी का अंबार। और वहां से जब दाएं बाएं जाते हैं, जो रेलवे की सड़क है, पैदल नहीं जा सकते, साइकिल है तो साइकिल से उतरना पड़ेगा, गाड़ी से उतरना पड़ेगा। और बार बार मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं, लगता है कि अंधेर नगरी है, चौपट राजा है। कोई थैंक यू वेरी मच। मैं आज विनती करना चाहूंगा आपके माध्यम से मंत्रालय से कि छोटी मोटी समस्याओं धन्यवाद सभापति महोदय।